नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक खबरदार। आज हम आपके लिए टोक्यो से लेकर आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला दिन बीत चुका है जापान दौरे का और कल दूसरा दिन जहां पर क्वाड की बैठक होगी और साथ ही उनकी द्विपक्षीय वार्ताएं होंगी 3 महत्वपूर्ण नेताओं के साथ। लेकिन आइए हम शुरुआत करते हैं खबरों के लेंस से खबरदार में हमेशा की तरह और आपको बताते हैं कि हम आपको क्या क्या आज दिखाने वाले हैं। दिल्ली से 5,836 किलोमीटर दूर जापान के टोक्यो में आज भारत का आत्मसम्मान दिन भर दमकता रहा। उगते सूर्य के देश जापान में भारत की प्रतिष्ठा भी सूर्य सी चमक रही थी और पूरी दुनिया की नजर थी प्रधानमंत्री मोदी पर। कल क्वाड देशों की अहम मीटिंग है और उससे पहले जापान की धरती पर पीएम मोदी का राष्ट्रवादी क्वाड शो शुरू हो चुका है। 40 घंटों के इस जापान दौरे में 23 बैठकें हैं और इन 23 बैठकों के जरिए पीएम मोदी एक बड़ा कूटनीतिक व्यूह रचने वाले हैं। आज टोक्यो में भारतीय समुदाय का जोश देखने लायक था। जय हिंद, जय श्री राम, भारत माता की जय के नारे लग रहे थे। पीएम के संबोधन में गणेश, लक्ष्मी, सरस्वती, महादेव का जिक्र था। उन्होंने पूरी दुनिया से कहा कि जापान और भारत के बीच रिश्ता है बुद्ध का, ज्ञान का, सहयोग का, आत्मीयता का। भारतीय लोकतंत्र पर सवाल उठाने वालों को भी मोदी ने खरी सुना दी और भारत के जबरदस्त प्रयासों को हाईलाइट करते हुए कहा कि मक्खन पर नहीं पत्थर पर लकीर खींचता हूं। भारत कैसे कूटनीति की दुनिया में बड़ी लकीर खींच रहा है ये आप विस्तार से देखिएगा। भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया का कूटनीतिक चतुर्भुज क्वाड चीन के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। शी जिनपिंग को क्वाड में एशिया का नेटो नजर आता है और इंडो पैसिफिक में भारत माता की जय वाले प्लान से चीन अंदर ही अंदर सुलग रहा है। आज आपको चीन की चिंताओं का चतुर्भुज दिखाएंगे और साउथ चाइना सी का गणित भी समझाएंगे। आपको एक ऐसे मंदिर ले चलेंगे जिसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जोड़ा जाता है। इस मंदिर का नाम है रिंकोजी मंदिर। आज तक देश का इकलौता ऐसा चैनल है जिसकी टीम ने टोक्यो में इस मंदिर के अंदर से खास आपके लिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट तैयार की है। इसके अलावा खबरदार में कुतुब मीनार की केस फाइल्स को भी हम स्टडी करेंगे। 24 मई को दिल्ली के साकेत कोर्ट में कुतुब मीनार पर एक अहम सुनवाई होनी है। अदालत में हिंदू पक्ष की ओर से मांग की गई है कि कुतुब मीनार परिसर में हिंदू और जैन धर्म के श्रद्धालुओं को पूजा पाठ करने की इजाजत दी जाए, क्योंकि 27 हिंदू और जैन मंदिरों के अवशेष से कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया गया। इस मामले की गहराई में जाएंगे। कल का जो दिन होगा वो कूटनीतिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होगा, लेकिन आज का दिन जो था उसमें आत्मीयता भी, इतिहास भी, गर्व भी, भारतीयता भी, हर एक बात यहां पर रही। भारत और जापान के जिस तरह से संबंध रहे हैं इतने वर्षों में उसका बखान भी रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूं तो उद्योगपतियों से भी मुलाकात करते रहे, लेकिन इसके साथ ही भारतीय समुदाय के बीच जब वो पहुंचे तो आत्मनिर्भरता से लेकर भारत के गौरव तक क्या क्या संदेश दिए, ये सब कुछ हम आपको खबरदार की इस रिपोर्ट में समझाते हैं। मोदी जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जापान में मौजूद भारतीयों के बीच जैसे ही पीएम मोदी की एंट्री हुई तब कुछ ऐसा माहौल बन गया। पीएम मोदी के संवाद से पहले जब जापान की धरती पर राष्ट्रगान गूंजा तो कुछ ऐसा नजारा था। हर हर मोदी, घर घर मोदी। जापान की धरती पर भारत माता का जयघोष, भारतीयों का जोश। माहौल में राष्ट्रवाद की बिजली प्रवाहित हो रही थी और पीएम मोदी भाव विभोर थे। जब भी मैं जापान आता हूं तो मैं हर बार देखता हूं कि आपकी स्नेह वर्षा हर बार बढ़ती ही जाती है। पीएम मोदी ने पूरी दुनिया को भारत और जापान की वर्षों पुरानी दोस्ती में आध्यात्मिकता और आत्मीयता वाले एंगल को विस्तार से समझाया। पीएम मोदी की जापान यात्रा ऐसे समय पर हुई है जब दोनों देश अपने राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। भारत और जापान के बीच 28 अप्रैल 1952 को राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे, जो मजबूती के साथ आज भी कायम हैं। नई दिल्ली और टोक्यो मित्रता के नए सूत्र गढ़ रहे हैं। साथियों, आप भी यहां रहते हुए अनुभव करते होंगे, हिंदुस्तान में भी हर कोई अनुभव करता है कि भारत और जापान
नेचुरल पार्टनर है। भारत के विकास में, भारत की विकास यात्रा में जापान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जापान से हमारा रिश्ता आत्मीयता का है, अध्यात्म का है। जापान से हमारा रिश्ता सहयोग का है, अपनेपन का है। अपने भाषण में पीएम मोदी ने भारत और जापान के बुद्ध कनेक्शन को भी डिकोड किया और दुनिया के सामने दोनों देशों के संबंधों को नया आयाम दिया। ज्ञान और आध्यात्म के स्तर पर पीएम मोदी ने सदियों पुराने रिश्तों की बात की। जाहिर है चीन जैसे विस्तारवादी देशों के लिए इसमें डायरेक्ट मैसेज है। आज की दुनिया को भगवान बुद्ध के विचारों पर, उनके बताए रास्ते पर चलने की शायद पहले से ज्यादा जरूरत है। यही रास्ता है जो आज दुनिया की हर चुनौती, चाहे वो हिंसा हो, अराजकता हो, आतंकवाद हो, क्लाइमेट चेंज हो, इन सब से मानवता को बचाने का यही मार्ग है। भारत सौभाग्यशाली है कि उसे भगवान बुद्ध का प्रत्यक्ष आशीर्वाद मिला। उनके विचारों को आत्मसात करते हुए भारत निरंतर मानवता की सेवा कर रहा है। चुनौतियां चाहे किसी भी प्रकार की हो, कितनी बड़ी क्यों न हो, भारत उनका समाधान ढूंढता ही है। जापान एक ऐसा देश है जो अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी के लिए पूरी दुनिया में विशेष पहचान रखता है। ये बात आज से 129 साल पहले 1893 में स्वामी विवेकानंद ने जापान यात्रा के दौरान कही थी। कीपिंग इट्स फर्म। आज पीएम मोदी ने अपने संवाद में जापान को लेकर स्वामी विवेकानंद के विचारों को भी शेयर किया ताकि दोनों देशों के रिश्तों की घनिष्ठता का संदेश दुनिया को दिया जा सके। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी जब अपने ऐतिहासिक संबोधन के लिए शिकागो जा रहे थे तो उससे पहले वो जापान आए थे और जापान ने उनके मन मंदिर में, उनके मन मस्तिष्क पर एक गहरा प्रभाव छोड़ा था। जापान के लोगों की देशभक्ति, जापान के लोगों का आत्मविश्वास, यहां का अनुशासन, स्वच्छता के लिए जापान के लोगों की जागरूकता, विवेकानंद जी इसकी खुल करके प्रशंसा की थी। पीएम मोदी एक तरफ क्वाड के गठजोड़ और विश्व शांति के संदेश से चीन की कूटनीतिक कुटाई की भूमिका बना रहे थे, तो दूसरी तरफ विदेश की धरती पर भारत की आलोचना करने वाले नेताओं को भी जवाब दे रहे थे। आज पीएम मोदी ने आलोचकों को किस तरह नॉकआउट किया, ये भी देखिए। और एक तरफ होता है वो केवल प्योर उत्साह जिसे हम कहते हैं, जिसमें आप प्रधानमंत्री की स्पीच को अगर सुन भी रहे थे तो बीच में अचानक कोई नारा लगा देता था, कोई रोक ही नहीं। पर कौन था वो जो बार बार नारा लगा रहा था, ये बताइए मुझे। आप ही में से कोई? ये पूरे भारत की आवाज थी, ये पूरे भारत की आवाज थी। मोदी मोदी तो था जो नारे लगा रहा था। हम लोगों ने पहले से डिसाइड कर रखा, एक इधर एक उधर एक उधर, अलग 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 कोने कोने में से आवाज आ रही थी ना आपको। हाँ हर बस कोने हर तक आवाज पहुंच पाए। मोदी जी की जो सेना है वो मोदी जी की जगह की तरह ही पूर्व सुनियोजित होती है, तो एक एक नारा एक एक क्षण के लिए पहले से ही प्री प्लानिंग थी और हम सब पूरी तरह से मोदी जी के भाषण को सुनने के लिए और हमारा खुद का उत्साहवर्धन करने के लिए तैयार थे।
ऐसी नारेबाजी नहीं थी, ये पूरा उत्सव है। आप देखिए इनको, सब साफे में है। और होली दिवाली है, आज दिवाली है जापान में आज। हाँ, जापान में आज दिवाली। इसको महाराष्ट्र में फेटा बोलते हैं। ये हम हमेशा मतलब मैरिजेस या फिर कोई अच्छा सेरेमनी हो, सेलिब्रेशन का माहौल हो, उस समय पहनते हैं। और नारे नेचुरली निकल रहे थे क्या? कि बात सुनते ही अचानक नारा तो दिल से निकल रहा था, अपने दिल से। भारत माता की जय। मोदी जी को देखने के बाद भारत माता और मोदी जी का नाम, क्योंकि वो विश्व गुरु बनने वाले हैं। अब सारा फोकस 24 मई को हो रही क्वाड मीटिंग पर है। चीन सहित दुनिया के तमाम देशों की नजर क्वाड सम्मेलन पर है। पीएम मोदी ने कूटनीतिक रिश्तों के हाईवे पर भारत की गाड़ी बहुत तेजी से दौड़ाई है। भारत की कूटनीतिक कुशलता इस वक्त चर्चा में है। अब क्वाड की 4 महाशक्तियां कल जो एजेंडा तय करेंगी, उसका सबसे बड़ा असर चीन पर पड़ने वाला है। क्वाड मीटिंग को लेकर बीजिंग में खास तरह की बेचैनी है। टोक्यो से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। 40 घंटे में 23 मीटिंग्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिसकी कई मीटिंग्स आज संपन्न हुई और कई जो हैं वो कल संपन्न होंगी। लेकिन इसके जरिए क्या हासिल करने की कोशिश भारत की तरफ से हो रही है, उसे भी समझते हैं। क्योंकि चीन की नीतियां जो हैं वो बेहद विस्तारवादी हैं। वो अपनी दादागिरी हर जगह दिखाना चाहता है। उसके विस्तारवाद को रोकने के लिए, उस पर लगाम लगाने के लिए आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भरता न केवल भारत के लिए बल्कि समूचे इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए बहुत अहमियत रखता है, बहुत मायने रखता है। किस तरीके से प्रधानमंत्री ने ये व्यू रचा है अपनी इन मुलाकातों से, वो समझाते हैं। पीएम मोदी के जापान दौरे का मकसद सिर्फ कुछ देशों के बीच होने वाली वार्ता ही नहीं है। इस दौरे का मकसद है पूरे एशिया में भारत का दबदबा बढ़ाना। पश्चिमी देशों में पीएम मोदी पहुंचते हैं तो वहां के नेता मोदी से नजदीकी बढ़ाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें भारत और पीएम मोदी की ताकत का अंदाजा है। जर्मनी, डेनमार्क और स्वीडन में पीएम मोदी का असर सबने देखा था। पश्चिमी देश जानते हैं कि एक ही देश है जो युद्ध के इस माहौल को शांत करने की ताकत रखता है। अब भारत की यही शक्ति इंडो पैसिफिक रीजन में क्वाड के माध्यम से नजर आएगी, क्योंकि इसके जरिए भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की चालाकियों को अपनी चतुराई से चारों खाने चित करने की तैयारी कर रहा है। इसकी शुरुआत पीएम मोदी ने आज अपने दोस्त जापान की दोस्ती की गहराई बताकर की। बड़े गर्व से कहना चाहूंगा कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री श्री आबे जब काशी आए थे, तब उन्होंने एक बहुत बढ़िया सौगात काशी को दी। काशी में जापान के सहयोग से बना रुद्राक्ष, और जो मेरी कभी कर्मभूमि रही वो अहमदाबाद में जैन गार्डन और काइजन एकेडमी, ये ऐसी बातें हैं जो हमें कितनी निकट लाती है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल हो, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो, ये भारत जापान के सहयोग के बहुत बड़े उदाहरण हैं। क्वाड मीटिंग में वैसे तो 4 देश भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया एक साथ मिलकर इंडो पैसिफिक रीजन में शांति के लिए एक साझा योजना पर काम करने की बात करेंगे, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री इसके अलावा भी कई योजनाओं पर काम कर रहे हैं। पीएम मोदी 24 तारीख यानी कल भारतीय समय के अनुसार सुबह 7 बजे क्वाड मीटिंग में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ अलग से द्विपक्षीय बातचीत भी करने वाले हैं। कल सबसे पहले वो सुबह करीब 11 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलेंगे। इसके बाद करीब 1 बजे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज से मिलेंगे और फिर इसके बाद करीब 2:30 बजे पीएम मोदी जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से मुलाकात करेंगे। मतलब ये है कि पीएम मोदी क्वाड की मीटिंग में साझा एजेंडा तय होने के बाद
सभी देशों के साथ मिलकर भारतीय एजेंडे पर, व्यक्तिगत तौर पर उनके साथ अलग रणनीति पर बात करेंगे। मैं जानता हूं कि ये जो संकल्प हमने लिए हैं, ये संकल्प अपने आप में बहुत बड़े हैं, लेकिन साथियों, मेरा जो लालन पालन हुआ है, मुझे जो संस्कार मिले हैं, जिन जिन लोगों ने मुझे गढ़ा है, उसके कारण मेरी भी एक आदत बन गई है। मुझे मक्खन पर लकीर करने में मजा नहीं आता है, मैं पत्थर पर लकीर करता हूं। क्वाड देशों की पहली मीटिंग मार्च 2021 में हुई थी। उस वक्त कोरोना महामारी की वजह से ये वर्चुअली हुई थी। इसके बाद दूसरी बैठक सितंबर 2021 में वॉशिंगटन में, तीसरी बैठक मार्च 2022 में और अब चौथी मीटिंग टोक्यो में कल होगी। इस मीटिंग से पहले ही चीन की आर्थिक घेराबंदी की तैयारी हो गई है। अमेरिका ने चीन को घेरने के लिए IPEF यानी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क इवेंट आयोजित किया। IPEF का मकसद है इंडो पैसिफिक रीजन में व्यापार को लेकर चीन की आक्रामक रणनीति का मुकाबला करना। इस क्षेत्र में चीन को घेरने के लिए मजबूत आर्थिक नीति बनाई जा रही है, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, जापान, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ब्रुनेई, थाईलैंड और वियतनाम एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं। इस इवेंट में पीएम मोदी ने भी हिस्सा लेकर इशारों में चीन को संदेश दिया है कि आर्थिक गलियारों में भी भारत चीन को पटखनी देने की तैयारी कर चुका है। मेरा मानना है कि हमारे बीच रेजिलियंट सप्लाई चेन्स के 3 मुख्य आधार होने चाहिए: ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड टाइमलीनेस। मुझे विश्वास है कि यह फ्रेमवर्क इन तीनों स्तंभों को मजबूत करने में सहायक होगा। ये एक और कदम है उस राह की तरफ, ताकि जो तमाम देश हैं इस खित्ते के, इंडो पैसिफिक के खित्ते के, वो मिलजुल कर काम कर सके और जो उनकी प्रभुसत्ता के ऊपर और उनकी सुरक्षा के ऊपर जो दबाव चीन से आ रहा है, उसको बेहतर, और उनकी अर्थव्यवस्था के ऊपर जिस तरीके के जो प्रेडेटरी पॉलिसीज चीन अडॉप्ट करता है, उसको काउंटर करने में ये जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, ये एक बहुत बड़ा उसमें रोल प्ले करेगा। पीएम मोदी ने आज जापान के करीब 30 बड़े कारोबारियों के साथ मीटिंग की। इसके अलावा वो कुछ कंपनियों के चेयरमैन और CEO से अलग से मिले। पीएम मोदी ने सॉफ्टबैंक कॉरपोरेशन के CEO मायातोशी सोन, सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के तोशिहीरो सुजुकी के अलावा कई कारोबारियों से मुलाकात की। It is a very important milestone that in the year of 70th anniversary of Indo-Japanese diplomatic relations, Prime Minister Modi has taken the initiative to visit Japan, and it was very important for us to meet him on this particular occasion. Says the reforms of Prime Minister Modi are undescribable in the sense that he is bringing reforms which are changing whole of India into a very modern landscape, and especially the self-reliance theme of Prime Minister Modi is being supported very strongly by Japanese companies. पीएम मोदी के विजन को जापान के कारोबारियों ने भी सराहा है। पीएम मोदी के 40 घंटे के इस दौरे में 23 मई का दिन भारत की आर्थिक समृद्धि को समर्पित रहा और इसका दूसरा दिन यानी 24 मई चीन की घेराबंदी की रणनीति बनाने में गुजरेगा। टोक्यो से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। चीन की शिकायत ये रहती है कि क्वाड जो है वो इस क्षेत्र में नेटो की तरह है, तो समझ लीजिए कि उसको कितना खतरा महसूस होता है। पूरी दुनिया की नजर लगी हुई है जापान में जो क्वाड समिट होना है उस पर, और चीन क्यों इससे इतना चिढ़ता है, क्यों इससे डरता है, हम आपको क्वाड के बारे में सारी जानकारियां देते हैं। क्वाड का पूरा नाम क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग है। इसमें क्वाड्रिलैटरल शब्द का अर्थ चतुर्भुज है, इसीलिए ये 4 देशों का एक संगठन है जिसमें भारत के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान शामिल है। आप इसे चीन के खिलाफ एक शक्तिशाली चतुर्भुज प्लान कह सकते हैं। ये चारों देश इस मंच पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे की सुरक्षा के मुद्दों के साथ साथ जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा करते हैं। क्वाड साल 2004 में अस्तित्व में आया, 2007 में इसकी पहली बैठक हुई। इसका मुख्य उद्देश्य हिंद महासागर से लेकर प्रशांत महासागर के बीच पड़ने वाले इलाके में चीन के बढ़ते दबदबे को नियंत्रित करना, बाकी देशों को चीन के कर्ज वाले झांसे से बचाना है।
क्वाड का लक्ष्य है महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग किसी भी तरह से राजनीतिक और सैन्य दबाव से मुक्त रहे। इसके अलावा हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र और खुला रखने के साथ साथ साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, आपदा राहत पर भी क्वाड काम करता है। पिछले 2 दशकों में चीन ने लगातार कोशिश की है कि एशियाई महाद्वीप में और खासकर समुद्री क्षेत्र में अपना दबदबा कायम कर सके। चीन अपने अवैध निर्माण की रणनीति के तहत पूरे साउथ चाइना सी पर दावा ठोका। इसके अलावा चीन ने भारी मात्रा में लोन देकर म्यांमार, बांग्लादेश से लेकर श्रीलंका, पाकिस्तान तक को अपना कर्जदार बना लिया। क्वाड का मकसद है चीन के इस अवैध कब्जे वाले चक्रव्यूह को तोड़ा जाए ताकि कोई भी देश अपनी संप्रभुता और सुरक्षा के साथ कोई समझौता करने पर मजबूर न हो। चीन साउथ चाइना सी के क्षेत्र में अपना दबदबा कायम करना चाहता है। इस क्षेत्र में जितने भी देश पड़ते हैं उन पर अपनी दबंगई दिखाता है और इसी दबंगई का तोड़ है क्वाड। हम आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए अब विस्तार से समझाते हैं कि क्वाड से चीन को क्या क्या चुनौतियां हैं और क्वाड के कारण चीन की चिंता क्यों बढ़ जाती है। टोक्यो में क्वाड देशों की चौथी बैठक होनी है। हर बार जब भी क्वाड के 4 यार एक साथ आते हैं, चीन में हाहाकार मच जाता है। चीन को इसी संगठन से खतरा है। चीन को मालूम है कि क्वाड देश उसको न सिर्फ युद्ध के मामले में बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी मात दे सकते हैं। इसीलिए चीन क्वाड को एशियाई नाटो कहता है और घबराता है। क्वाड का जो सम्मेलन है, मेरे ख्याल ये सबसे अहम सम्मेलन है और एक सामरिक लिहाज से ये तो यूनाइटेड नेशंस के सम्मेलन से भी ज़्यादा अहम है भारत के लिए, सुरक्षा की दृष्टि से भी और आर्थिक दृष्टि से भी। तो दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। और तीसरी चीज़ ये कि आर्थिक तौर पर मेरे ख्याल एक बहुत ज़रूरी जो पहलू प्रधानमंत्री को उठाना चाहिए, वो जो एक चीन की जिसको डेट ट्रैप डिप्लोमेसी बोलते हैं कि वो जो तमाम छोटे देश हैं उनको इतना कर्जे में लाद देता है और फिर उनकी प्रभुसत्ता के ऊपर असरअंदाज होता है। मेरे ख्याल प्रधानमंत्री को श्रीलंका का उदाहरण लेकर के एक कोई इस तरीके का प्रस्ताव रखना चाहिए कि कैसे क्वाड के देश या जो बाकी खित्ते के देश हैं मिलजुल करके, उसमें आप यूरोपियन यूनियन को भी मिला सकते हैं, श्रीलंका जैसे देशों को चीन के चुंगल से निकाला जाए। दरअसल चीन जिस इलाके में खुद को दबंग बताता है, क्वाड उसी क्षेत्र में एक्टिव है और अगर चीन ने किसी भी तरह की हिमाकत की तो मुमकिन है कि क्वाड के चतुर्भुज में फंस जाए। भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इन सभी देशों को अगर हम एक चतुर्भुज के 4 कोने मान लें तो इसमें पड़ने वाला सारा क्षेत्र चीन की दादागिरी का प्लेग्राउंड है और क्वाड इस क्षेत्र में मजबूत हो रहा है, जिससे चीन की दबंगई कमजोर पड़ रही है। यही नहीं, क्वाड की वजह से चीन भारत के खिलाफ भी षड्यंत्रकारी रणनीति नहीं बना पा रहा है। इंडो पैसिफिक इलाके में चीन स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति के तहत अवैध निर्माण की मदद से भारत को घेरना चाहता है। भारत को घेरने की कोशिश में चीन पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और मालदीव जैसे देशों का इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट, श्रीलंका के हम्बनटोटा, बांग्लादेश के चिटगोंग पोर्ट, म्यांमार का पोर्ट, मालदीव के द्वीप को चीन ने अपना बेस बनाया है। इस संगठन में भारत के होने से चीन का विस्तारवादी एजेंडा भी कमजोर पड़ जाता है। एशिया रीजन में भारत उसके लिए मजबूत प्रतिद्वंदी है। हाल के वर्षों में चीन ने भारत पर दबंगई दिखाने के लिए हिंद महासागर में अपनी गतिविधियां बढ़ाई हैं, लेकिन भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। ये एक बड़ी वजह है कि भारत क्वाड मीटिंग में चीन की कर्ज वाली नई रणनीति का मुद्दा उठा सकता है और इसे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति के लिए खतरा बता सकता है। Peace and stability in Indo-Pacific region should be adhered to. We want to see that international laws are followed. We want to see that free and open Indo-Pacific, in our case free, open and inclusive Indo-Pacific, is seen as a viable option. We want to see that no
country takes the route of coercive economic policy. So all these are in the basket. चीन क्वाड को लेकर भारत पर दबाव नहीं बनाता है, बल्कि वो भारत को क्वाड से दूर रखने की सलाह देता है। चीन के दरबारी मीडिया समूह ग्लोबल टाइम्स ने भारत को क्वाड से दूर रहने की सलाह दी है। उसके मुताबिक भारत अमेरिका का मोहरा बन रहा है। अमेरिका ने हाल ही में चीन को ताइवान पर घुसपैठ को लेकर चेतावनी जारी की है। अमेरिका और ताइवान के बीच सामरिक संधि है, जिसकी वजह से चीन ने अगर ताइवान पर हमला किया तो अमेरिका उस पर अटैक कर सकता है। अगर चीन इस तरीके का कोई कदम उठाता है कि आक्रमण करता है ताइवान के ऊपर, तो क्या अमेरिका, जिसका एक संधि है ताइवान के साथ, क्या वो उसकी पुष्ट पे खड़ा होगा या नहीं होगा? और मेरे ख्याल ये जो यूक्रेन में जो युद्ध हुआ है, उसी का एक असर यहाँ पर नजर आ रहा है कि जिस तरीके से जो सारे पश्चिमी देश हैं उन्होंने एक गुटबंदी की है और रूस ने जो आक्रमण किया है उसके खिलाफ वो खड़े हुए हैं, उसी तरीके से मेरे ख्याल यहाँ पर अमेरिका ने एक सख्त कदम उठाया है और एक चेतावनी दी है चीन को कि अगर आप इस तरीके का कोई काम करेंगे तो ये फिर इसका आपको खामियाजा भरना पड़ेगा। ये मत सोचिएगा कि ताइवान अकेला ही आपसे जूझेगा, इसमें फिर हम भी अपना हिस्सा डालेंगे। तो एक तो बड़ी क्लियर चेतावनी दे दी गई है चीन को। दूसरी चीज ये है कि इस चेतावनी के साथ साथ अमेरिका की जो छवि थोड़ी सी धूमल हुई थी इस खित्ते में, अमेरिकी चेतावनी पर चीन ने खुलकर कोई आक्रामक बयान तो नहीं दिया, लेकिन उसने ये साफ किया कि ताइवान का मसला उसके लिए उसकी सुरक्षा नीति से जुड़ा है। चीन अमेरिका के दावों का घोर विरोध करता है। ताइवान चीन का अविच्छेद हिस्सा है। ताइवान चीन का अंदरूनी मुद्दा है और चीन अपनी संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। किसी को भी चीन के लोगों की प्रतिबद्धता पर सवाल नहीं करना चाहिए। चीन को अमेरिका का डर है। वो क्वाड को अमेरिकी साजिश का हिस्सा बताता है। वो मानता है कि क्वाड के जरिए भारत भी अन्य महाशक्तियों के साथ मिलकर भविष्य में बड़ा खतरा बन सकता है। चीन ये भी जानता है कि भारत जिस तेजी से उभर रहा है, उससे आने वाले वक्त में वो एक महाशक्ति बनेगा और चीन का दबदबा पूरे एशिया रीजन में कमजोर पड़ेगा। टोक्यो से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। जापान के साथ हमारी स्वतंत्रता संग्राम का एक बहुत पुराना इतिहास जुड़ा हुआ है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जापान में लंबा समय बिताया, रास बिहारी बोस ने यहाँ पर लंबा समय बिताया। लेकिन विवाद कहाँ पर आ जाता है? विवाद इस बात को लेकर आ जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का निधन कब और कैसे हुआ था। एक लंबी पड़ताल इसकी चली है, एक लंबा विवाद इसको लेकर चला है। अभी तक किसी के पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन जापान के क्योटो में वो मंदिर है जहां पर यह दावा किया जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब क्रैश में उनकी मृत्यु हुई थी तो उन अस्थियों को लाकर वहां रखा गया था। लेकिन किस तरीके से एक सोच में बदलाव आ गया है। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जब आए थे जापान में, तब वो वहां पर जाने वाले आखिरी प्रधानमंत्री थे। उसके बाद से कोई गया नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछली बार आए, नहीं गए। इस बार आए, एक बार फिर वहां पर नहीं गए। भारतीय समुदाय क्या सोचता है, उन अस्थियों का इतिहास क्या है, ये सारी चीजें देखिए हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। आजादी के मतवालों का जब भी नाम आएगा, सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस का नाम आएगा, जो कहते थे तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन आज हम टोक्यो में रेंकोजी मंदिर में मौजूद हैं, जहां पर दशकों तक यह मान्यता रही है कि यहां नेताजी की अस्थियां हैं। मेरे पीछे देखिए, आमतौर पर आप अस्थियों को कलश में देखते हैं, लेकिन यहां पर अस्थियां एक पगोड़े में, एक स्वर्णिम पगोड़े में रखी हैं। आज यहां पर आस्था तो भारतीयों की रहती है, लेकिन क्या वो विश्वास भी रहता है कि 18 अगस्त ही वो तिथि थी जब नेताजी छोड़कर गए सबको इस दुनिया से? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दूसरा दौरा है जो कि टोक्यो वो आए हैं, जापान आए हैं, लेकिन
एक बार फिर यहां पर वो आएंगे नहीं। यहां पर अंतिम बार प्रधानमंत्री कौन आया था? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ने जो कुछ कहा था यहां पर इंगित है। मुझे रिंकू जी दोबारा आकर प्रसन्नता हुई, जहां भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृतियां सुरक्षित हैं, अपने हस्ताक्षर के साथ उन्होंने दर्ज किया। वहां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी हैं और जवाहरलाल नेहरू भी हैं, जिन्होंने अपने मन का जो भक्ति भाव है, अपने जो श्रद्धा सुमन है, वो समर्पित किए थे सुभाष चंद्र बोस को, नेताजी को। लेकिन इसके साथ ही जब बहुत सारी जांच शुरू हुई तो साजिश के ऐसे ऐसे कोण सामने आए जिसने बहुत सारे सवाल उठाए। दो खास लोगों से हम यहीं पर बात कर लेते हैं, जो कि एक जो जापान की नागरिक हैं लेकिन स्वयं को हिंदू नाम मानसी से पुकारती हैं। मानसी जी, प्लीज इफ यू कुड कम हियर। What is the belief that the Japanese associated with? Is this, are these the ashes of Netaji? Yes. So we Japanese people and also the priest of Renkoji, we believe this is ash of Netaji Subhash Chandra Bose, and we hope to return these ashes to India, Bharat. Yeah. So that is our hope. That is a very emotional connect we have with him. Yes, you want to do that because of that. Yes. But रोहन जी भी हमारे साथ हैं, जो यहाँ पर HSS जो कि हिंदू स्वयं सेवक संघ है उससे जुड़े हुए हैं। भारतीयों की मान्यता क्या है? जी, भारतीयों की मान्यता यह है कि ये जो अस्थियां हैं ये जापानी सैनिक इचिरो ओकुरा की है। इसके तर्क भी हैं, इसके साक्ष्य भी हैं। जी, जस्टिस मुखर्जी ने उस डॉक्टर को इंटरव्यू किया था जिसने ये डेथ सर्टिफिकेट इशू किया था। उसने खुद ने ये कहा है कि मैंने नेताजी को कभी देखा नहीं। जो डेथ सर्टिफिकेट मैंने बनाया था वो एक जापानी सैनिक के लिए बनाया था जो एक प्राकृतिक मृत्यु मरा था। जो अटल जी का कहना है वो कोई संकेत देता है? अवश्य। उन्होंने अस्थियां शब्द का इस्तेमाल न करते हुए स्मृतियां शब्द का प्रयोग किया है, और बस यही हमारे भी भाव है इस मंदिर से कि हाँ, नेताजी की स्मृतियां हैं, अस्थियां किसी अन्य व्यक्ति की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर न आना वो कोई संकेत? स्पष्ट संकेत है, क्योंकि वो ऐसा कोई गलत इंफॉर्मेशन या नहीं फ्लोट करना चाहते कि ये अस्थियां नेताजी की ही हैं। न तो वो यहाँ आते हैं, नहीं 18 अगस्त को नेताजी के दिवंगत होने की तिथि मानते हैं या उसके संबंध में कोई अपना ट्रिब्यूट का मैसेज भी देते हैं। हालांकि बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण भी हो जाता है कि भारत में इस कद के नेता, आजादी के लिए जो लड़ाई लड़ी, जो इंडियन नेशनल आर्मी उनकी, जिसने सदियों, अभी दशकों को और देखिए सदियों को आगे प्रेरित करते चले जाएंगे, लेकिन अगर कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनका उत्तर कभी नहीं मिल पाता है तो ऐसे कद के व्यक्ति जिनसे दिल से जुड़े हैं, जिनसे संवेदनाएं जुड़ी हैं पूरे हिंदुस्तान की, उन सवालों का जवाब तो चाहिए होता है। लेकिन ये जो सबसे एक प्रमुख एक तीर्थ के तौर पर यहां पर देखा गया, वहां पर स्मृतियों के लिए आज ज्यादा याद किया जाता है और इतिहास के लिए थोड़ा सा कम। पौलमी साहा के साथ श्वेता सिंह, टोक्यो आज तक। दिल्ली के कुतुब मीनार में एक कुवतुल मस्जिद भी है, जहां पर एक शिलालेख पर यह लिखा हुआ है कि 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर उसका निर्माण करवाया गया था। अब उस चीज को लेकर विवाद बढ़ा था, मामला कोर्ट तक पहुंचा था। हालांकि उस रूप में वो आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन अब 24 मई को दिल्ली की साकेत कोर्ट में इस पर सुनवाई होनी है। ऐसे में कुतुब मीनार की फाइल्स हम जरा अपनी इस रिपोर्ट के जरिए खोलते हैं। दिल्ली की जमीन से दिल्ली के आसमान को छूते इस मीनार को पूरी दुनिया कुतुब मीनार के तौर पर जानती है। इसे 13वीं सदी के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक की मीनार के तौर पर पहचानती है। लेकिन अब इस मीनार की पहचान को लेकर विवाद अदालत तक पहुंच गया है। दावा है कि कुतुब मीनार परिसर में मौजूद कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद को बनाने में जिन शिलाओं और स्तंभों का इस्तेमाल किया गया, उनमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और प्रतीक चिन्ह नजर आते हैं। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण यानी ASI की ओर से इस धरोहर के परिचय में जो शिलापट लगाया गया है, उसमें भी लिखा हुआ है कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के निर्माण की सामग्री 27 हिंदू और जैन मंदिरों के अवशेष से प्राप्त की गई थी। मेरे कोई प्राइवेट डॉक्यूमेंट नहीं है। इस केस में मैंने जो भी दाखिल किया है सब डॉक्यूमेंट्री दाखिल किया है। वो लिखावट दाखिल की है जो अरबी में लिखी है, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। इसको कोई इसको नहीं कहता गलत है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो बनवाया था इसको, गुलाम अहमद का पहला शासक, तो खुद लिखा है कि हिंदू और जैन मंदिरों तोड़कर उनके मलबे से बनाई जा रही है। और ये बात पूर्वी और दक्षिणी दीवार के ऊपर एंट्रेंस गेट पर है। साकेत की अदालत में पहले हरिशंकर जैन की याचिका खारिज कर दी गई थी, लेकिन हरिशंकर जैन दोबारा अदालत पहुंचे।
हरिशंकर जैन कुतुब परिसर में मौजूद तस्वीरों को बतौर सबूत दिखाते हैं। ये देखिए, ये मंदिर मूर्ति है, ये मूर्ति है, ये मूर्ति खंबे हैं, ये खंबे हैं, ये खंबे हैं, ये सब आपको मूर्तियां साफ दिख रही हैं। कहीं भी ऐसा नहीं है कि कोई एक पैसा डाउट हो। और ये ASI किताब में है, साफ दिख रहा है, ये साफ दिख रहा है, ये साफ दिख रहा है। इसकी लोकेशन भी अभी तक वही है या वही है। कुतुब परिसर का विवाद एक तरफ अदालत में है तो दूसरी तरफ कुतुब मीनार परिसर में संस्कृति मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व विभाग के अधिकारी पहुंचे थे। दावा किया गया कि परिसर की खुदाई होगी, लेकिन केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने ऐसे किसी सर्वे से इनकार किया। सीधे टोक्यो से खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।